4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आज यानी 15 मार्च 2026 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बकायदा 4 बजे शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारीख अनाउंस हो गई है। हम अपने दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहली तारीख 23 अप्रैल, दूसरी तारीख 29 अप्रैल। तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होगा 23 अप्रैल। असम, केरल और पुडुचेरी 9 अप्रैल ये तारीख रखी गई है। इसी सिलसिले में आज हम अपने न्यूज रूम में चर्चा करने वाले हैं, सटीक विश्लेषण करने वाले हैं कि आखिर तमिलनाडु को एक चरण ही क्यों मिला। आसाम, केरल, पुडुचेरी का समझ में आता है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो 2 चरणों में चुनाव होने हैं। हमारे साथ आज न्यूज रूम में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, पश्चिम बंगाल 2 चरण लग रहा था। बिल्कुल, ये कुछ तो ऐसा था, लेकिन मुझे लग रहा था जो 3 या 4 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, क्योंकि 294 विधानसभा सीट बहुत बड़ी संख्या होती है किसी भी प्रदेश के लिए, और ख़ासकर तब जब वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती है। 2021 की यदि बात करें तो उस समय 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन ये अलग बात है, जो 2021 में कोरोना काल था और कोरोना का प्रभाव ज़्यादा था, तो उसकी वजह से 8 चरणों में थे। इस बार भी कई राजनीतिक दलों ने भी ये मांग की थी जो कम से कम 3 से 4 चरणों में चुनाव हों, लेकिन अब केवल 2 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं जो शायद चुनाव आयोग की अपनी ओर से व्यवस्था अच्छी होगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है, या फिर सेंट्रल जो फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनके डिप्लॉयमेंट के लिए उनके पास अपनी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। तो इस वजह से हो सकता है जो अब 2 चरणों में उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तमिलनाडु भी बड़ा राज्य है, तमिलनाडु भी कोई छोटा राज्य नहीं है। डीएमके, स्टालिन, बहुत सारी बातें चल रही थी। अभी विजय भी चुनावी रणभूमि में, एक्टर विजय उतर चुके हैं। तो ये जो एक चरण दिया गया है 23 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव होने, आपको लगता है कि सटीक ये बैठेगा? ठीक है उनके नज़रिए से, क्योंकि देखिए तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपके मतलब कि कंट्रोल से बाहर नहीं होता है। तो ऐसे में अंडर कंट्रोल जब सिचुएशन होते हैं, चीज़ें बेहतर है, वहाँ पे लोग छिटपुट हिंसा की ज़रूर खबरें आती रहती हैं वहाँ पे, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर एक चरणों में चुनाव मुझे लगता है जो बेहतर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी 23 अप्रैल का डेट है तो गर्मी की शुरुआत तो हो ही जाएगी, लेकिन यदि और आप डिले करते हैं ना तो निश्चित रूप से गर्मी काफ़ी ज़्यादा, और चेन्नई में और तमिलनाडु के इलाकों में तो गर्मी और ह्यूमिडिटी का कोस्टल जो रीजन। ज़्यादा, हाँ, कोस्टल रीजन की वजह से दिक्कतें और आ सकते थे। तो इसलिए ये ठीक है, एक चरण में वहाँ का चुनाव हो, और बहुत ज़्यादा आप इस रूप में भी इसको नहीं देख सकते। मुझे लगता है शायद पिछली बार भी वो एक ही चरण में चुनाव वहाँ पर जी। हुए थे, तो इस वजह से इस बार भी चुनाव आयोग ने एक ही चरणों में चुनाव करवाने का फैसला लिया, तो जब काफ़ी बेहतर लग रहा है जो इस बार। बाकी तो हमने आपको कहा भी शैलेंद्र जी की असम, केरल और पुडुचेरी 9 अप्रैल की तारीख रखी गई नौ है। एक एक चरण में है, 9 अप्रैल की तारीख है, यानी आज से आप इसको कह सकते हैं जो आचार संहिता लागू हो, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है 9 अप्रैल को। तीनों 2 राज्यों असम और केरल और पुदुचेरी में जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ 30 सीटें हैं, वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने। असम में 126 सीटों पे चुनाव होना है, केरल में 140 सीटों पे चुनाव होना है। तो इन सभी तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9 अप्रैल को चुनाव होना है, और 4 मई को वोटों की काउंटिंग सभी पांचों राज्यों में, या 4 मई चार को। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 4 मई को एक साथ काउंटिंग होगी। ये अलग बात है, जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल जो खत्म होने की तिथि है वो अलग अलग है। जैसे बिल्कुल, आप हाँ। पश्चिम बंगाल में 7 मई को खत्म हो रहा है, और तमिलनाडु में 13 मई है, या फिर 20 मई है, असम में है, और इसी तरह पुदुचेरी में 15 जून है। तो अलग अलग तिथि हैं, जैसे पुदुचेरी कह सकता है जो उसके पास 3 महीने से ज़्यादा का वक्त अभी है बचा हुआ था उनके पास, तो इतनी जल्दी क्यों। लेकिन ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, जो वो विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने के भीतर कभी भी वो चुनाव करवा सकता है। करवा सकता तो है। काफ़ी ये बड़ी और बाकी शपथ छोटी वगैरह बात का प्रोसेस वो आगे चलता वो रहेगा। आगे हो जाएगा। जैसे विधानसभा का गठन यदि हो जाता है 4 मई के बाद, 6 या 7 मई के बाद, संबंधित राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो राज्यपाल को नए चुने हुए विधायकों की सूची सौंपते हैं, और उसके आधार पर वो नए विधानसभा का गठन होता है। तो वो एक सामान्य सा प्रोसेस है, जिसके आधार पर आप आगे की कार्रवाई, या मुख्यमंत्री वो अपना इस्तीफा दे दें, चाहे नए सिरे से जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो वो भी चुने एक जा अंतिम सकते हैं। सवाल लेना चाहूंगा शैलेंद्र जी आपसे, और
ठीक है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा लाइमलाइट जिसने कैप्चर करके रखा है वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर अपना दमखम लगा चुकी है। लगातार अभी लिस्ट भी आए हैं, कुछ लिस्ट आने वाले हैं कि कौन कौन जाके चुनाव प्रचार करेगा वहां पे। एसआईआर एक विषय रहा है। अभी ज्ञानेश कुमार को हम सुन रहे थे बैठ करके, उन्होंने भी एसआईआर का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाया था। तो क्या आपको लगता है एसआईआर एक मुद्दा बनेगा ममता बनर्जी के लिए? ऑफ द टॉपिक में आपसे सवाल जानना चाह रहा हूं, क्या एसआईआर एक हथियार है उनके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सिर्फ उनके ही लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी हथियार है। एसआईआर एक ऐसी प्रोसेस रही है जिसमें बिहार में भी हमने देखा था बड़ी संख्या में नाम कटे गए थे। अलग अलग बात है जो उनको मौका मिला था और कई लोगों ने वापसी भी की थी मतदाता सूची में अपने नामों के साथ। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग 60 लाख मतदाता, जब 28 फरवरी को मतदाता सूची जारी हुई थी, ड्राफ्ट जारी हुआ था एसआईआर के बाद, उसमें 60 लाख मतदाताओं को आपने अंडर कंसिडरेशन डाल दिया था, विचाराधीन की श्रेणी में डाल दिया था। बावजूद इसके, और फिर आपने ये भी उनके साथ ये दिया था जो वो अपने दावों को न्यायिक अधिकारियों के सामने पुष्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देते हुए कहा भी था जो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो अब देखना होगा जो ये 60 लाख मतदाताओं को कितनी जल्दी उनके मामलों का निपटारा करते हुए उनको अंतिम मतदाता सूची, हालांकि जो आज उन्होंने डिक्लेयर किया है ज्ञानेश कुमार ने, तो उन्होंने कहा है जो मतदाता सूची का निर्धारण पूर्ण हो चुका है, लेकिन यह भी एक है जो आप 23 मार्च तक, जी, मैं इसलिए 23 मार्च कह रहा हूँ क्योंकि मतदान की तिथि से ठीक 1 महीने पहले तक चाहे तो आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। ये चुनाव आयोग का ही नियम है। तो ऐसे में 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, 29 अप्रैल को चुनाव होना है, 2 चरणों में। तो 23 अप्रैल को पहले चरण में है, तो 23 मार्च से ठीक पहले तक 22 मार्च तक आप अपना नाम जरूर दर्ज करवा सकते हैं। तो यानी अब सिर्फ 1 हफ्ता का समय रह गया है। जो 60 लाख मतदाता हैं उसमें से कितने मतदाताओं की वापसी मतदाता सूची में हो पाती है, क्योंकि इनमें देखिए, मैंने जब पिछले दिनों हमने खबर में भी देखी थी, मीडिया में भी सुर्खियां आई थी, जो ऋचा घोष जो वर्ल्ड कप वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की चैंपियन खिलाड़ी रही थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उनको मिला था, उनका नाम अंडर कंसिडरेशन में है। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता है हमारे देश के लिए, उन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, उनका नाम था। मोहम्मद शमी जो इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर हैं, उनका नाम उसी अंडर कंसिडरेशन वाले में है। या फिर एक फुटबॉल टीम के भी पूर्व कोच रह चुके हैं, इंडियन फुटबॉल टीम के इंडियन प्लेयर रह चुके हैं, उनका नाम भी अंडर कंसिडरेशन में। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन को, कई सवालों के साथ फेस करने होंगे, साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं उनके लिए भी। लेकिन हाँ, ये एक ज़रूर है जो देखिए, चुनावी हिंसा का जो अतीत रहा है पश्चिम बंगाल में, निश्चित रूप से 2 चरणों में चुनाव होने के कारण इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। कम से कम आपसी मतलब कि संघर्ष की जो स्थितियां होती थी, जो मुझे याद है जब 2021 का चुनाव हम लोग कवर कर रहे थे उस वक्त, तो आए दिन हमें सुबह सुबह खबरें पहले यही मिलती थी जो वहाँ पे बमबाजी की घटना हो रही हो या गोली चल गई। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों में कमी आए तो मुझे लगता है जो बेहतर होगा। चलिए, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा शैलेंद्र जी ने उठाया जो हम अपने दर्शकों को बता दें। जो 60 लाख नाम पश्चिम बंगाल में काटे गए हैं, 22 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक हफ्ते में यानी 7 से 8 दिनों के भीतर ये 60 लाख नाम रिटेलिएट कर पाएंगे? चुनाव आयोग के लिए आसान तो नहीं होने वाला है। हमने अलग अलग राज्यों का, 4 राज्यों का, 1 केंद्र शासित प्रदेशों का बता दिया आपको ये बता दिया कि 4 मई को काउंटिंग होनी है। भले ही ड्यूरेशन विधानसभा का आगे पीछे हो, लेकिन यह सबसे बड़ी अपडेट है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव आयोग की इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे वादा करते हैं कि कल जो हम वीडियो देंगे वो इसी मुद्दे को लेकर के देंगे, जो 60 लाख नाम है उनके लिए 1 हफ्ते अनुकूल हैं या नहीं है। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित, मेरे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।